हम खबर आपको देंगे। पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है पेशावर हाई कोर्ट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस जो था वो खारिज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अब मुस्तरद कर दी गई है। शहजादा फहद पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। शहजादा फहद, अपडेट कीजिएगा आज की इस कार्रवाई से मुताल्लिक और क्या फैसला दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। जी बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इस पर 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अब से कुछ देर पहले ही फैसला महफूज कर लिया गया था जो कि बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक 5 रुकनी बेंच के तमाम जजेस ने मुश्तरका तौर पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है। तवील समाअत हुई, सुबह से आज समाअत थी जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर जफर ने दलाइल दिए। कल इसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो वकला थे वो पेश नहीं हुए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मामलत के लिए तलब किया गया था। कल ही इसकी समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई थी जो कि आज बाकायदा सुबह 9 बजे से जारी थी। तवील समाअत के बाद ही फैसला महफूज किया गया था और अब बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है और ये बताया गया है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया जाता है और ये जो फैसला है 5 रुकनी बेंच का मुश्तरका फैसला है। 5 रुकनी बेंच की जानिब से मुश्तरका फैसला दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की गई थी और अब वो मुस्तरद कर दी गई हैं पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। शहजादा, ये भी बताइएगा इस केस के बैकग्राउंड से मुताल्लिक, ये केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कब और क्यों दायर किया गया था? ये जो दरख्वास्त दायर की गई है जो मुस्तरद हुई है अब। जी, ये दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के हुसूल के लिए दायर की गई थी, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया था क्योंकि जो PTI की जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और इनकी बड़ी तादाद बनती है जो कि मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हैं। इसी बुनियाद पर ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर जफर जो हैं आज वो पेश हुए हैं, जिन्होंने तवील दलाइल दिए और अदालत को ये बताया कि जो कि हमारी बड़ी तादाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो उसमें शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से इनको जो मखसूस और जो अक़लियती नशिस्तें हैं वो दी जाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोमन ने भी अपने दलाइल में कहा है कि चूंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और उनके जो चेयरमैन है वो भी आज़ाद हैसियत से इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो इस वजह से जो लिस्ट जमा ना करवाने की वजह से ये इनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तवील समाअत हुई, 5 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस इब्राहिम इश्तियाक और शकील अनवर और जो मुख्तलिफ जो जजेस हैं वो शामिल थे, जो कि बाकायदा तौर पर काफ़ी तवील समाअत के बाद ही उन्होंने अब अपना फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए हैं उनकी जानिब से भी यही एतराज़ात उठाए गए हैं कि फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले भी एतराज़ उठाए। इसको डिफेंड किस तरह से किया गया अली जफ़र की जानिब से जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये केस लड़ रहे थे? उनकी जानिब से क्या दलाइल दिए गए, किस तरह से डिफेंड किया गया इस मामले को, इस केस को? बैरिस्टर जफर का कहना है कि कहना था कि चूंकि जो फहरिस्त जमा नहीं कराई गई, इस पे आइन में इस पे कुछ जो है इसमें इस हवाले से आइन में कुछ नहीं लिखा गया कि आप किस वक्त तक फहरिस्त जमा नहीं करवा सकते। ये दलाइल दिए उन्होंने। इसके अलावा ये भी बताया कि चूंकि मखसूस नशिस्तें अगर जो दीगर पार्टियां हैं उनको अपने हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं, हर पार्टी को अपने अपने हिस्से की मखसूस नशिस्त मिल चुकी है, इसलिए जो दीगर नशिस्तें हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनती हैं वो उनको ना दी जाएं, उनका उस पर हक नहीं बनता। तो तवील बहस की गई, इस पे आईनी तकाजे भी देखे गए, मुख्तलिफ जो साबिका कोर्ट के जो फैसले थे मुख्तलिफ हाई कोर्ट के वो भी सुनाए गए और इसके बाद ये फैसला सामने आया है। अच्छा शहजादा, अब ये बताइएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील बैरिस्टर अली जफ़र जिन्होंने ये केस आज लड़ा पेशावर हाई कोर्ट में, क्या आप उनकी जानिब से कोई अगला लाएमल बताया गया इस केस के फैसले के बाद कि उनकी जानिब से कुछ कहा गया इस मुतालिक फैसले के बाद?
ताहाल तो बैरिस्टर जफर की जानिब से कोई मौका अख्तियार नहीं किया गया, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही फैसला सुनाया गया है, तो वो फैसले के वक्त वो अदालत में मौजूद नहीं थे और अब से कुछ देर कबल ही वो हाई कोर्ट से जो प्रेमिसेस है उससे बाहर निकले हैं। अब शायद उनका ये इंतजार किया जा रहा है कि वो आएँ और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। ताहाल पीटीआई की जो लीगल टीम है उनसे भी हमने बात की है, उनका भी कहना है कि मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे और तवील जो पार्टी की जो लीगल टीम है उससे मुशावरत करेंगे कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। अच्छा, 5 रुकनी बेंच की क़यादत कौन कर रहा था और इसमें कौन कौन से जस्टिस हैं जो 5 रुकनी बेंच में शामिल है? जी बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस इजाज अनवर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जो जस्टिस अतीक शाह भी मौजूद थे, जो कि कल भी इसी केसेस की जिन्होंने समाअत की और कल पीटीआई की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। उनके जो सीनियर कौंसल है काजी अनवर, उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी थी। उन्होंने ये बताया था कि बाबर अवान और अली जफर जो है वो दस्तयाब नहीं है, वो इस्लामाबाद में है, इसलिए उन्होंने एक दिन का टाइम दिया जाए। आज बाकायदा उनकी दोबारा इसके लिए जो समाअत मुलतवी की गई थी, इसकी दोबारा समाअत हुई और 9 बजे से लेकर अब तक तवील समाअत हुई है, जिसमें अब मुश्तरका फैसला सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी उसको मुश्तरका तौर पर तमाम 5 रुकनी बेंच ने इसको मुस्तरद किया है, उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अच्छा, ये भी बताइएगा मुश्तरका तौर पर जिस तरह से आपने देखा होगा, ये समाअत भी देखी होगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो है इस केस की तैयारी किस तरह से थी? चूँकि हमने पिछले भी माजी में देखा कि केसेस की तैयारी करके नहीं गए, या दीगर जो वकला हैं अली ज़फ़र हो गए या बैरिस्टर गौर हो गए, उस पर भी सरजनिश हुई जस्टिस की जानिब से। इस बार आप बताइएगा कि तैयारी थी केस की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की जानिब से? जैसा आपने बताया गुज़श्ता रोज़ भी वो पेश नहीं हुए, आज भी अली ज़फ़र गायब थे। बिल्कुल ऐसा ही था। हमें कल ही ऐसा लगा कि पीटीआई की जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो तैयार नहीं है, इस वजह से वो कल भी पेश नहीं हुए। हालांकि उनके जो सीनियर कौंसल हैं अदालत ने उनको बोला कि अगर आप इसमें दलाइल देना चाहते हैं तो आप रोस्टम पे आ जाएं, लेकिन उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी। आज जो सुबह से ही जैसे ही केस शुरू हुआ, बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने अपने दलाइल पेश किए, तो वो अदालत को मुतमईन ना कर सके जिस तरह के उन्होंने दलाइल दिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें ये बताया जा रहा था अदालत की जानिब से कि अगर वो आपने अगर लिस्ट जमा नहीं की और आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, जो नशिस्तें हैं अगर जो पार्टियां कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन में, ये तो उनका हक बनता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूंकि इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं किया और उनके जो चेयरमैन थे वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो किस तरह ये नशिस्तें जो हैं वो आपको दी जा सकती हैं? इसमें आइन के मुख्तलिफ हवाले दिए गए, जिसमें ये बताया गया है कि जो पार्टी जो पार्लियामान में जीत कर आती है वही इलेक्शन जो मखसूस नशिस्तें होती हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्त हो, अक़लियत की जो मखसूस नशिस्त हो, उसी के अहल होती हैं। मुख्तलिफ आइनी तकाज़ों पर बात की गई। जस्टिस जो इश्तियाक इब्राहिम है उनकी सरबराही में जो बेंच बैठा था, उन्होंने मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए। उन्होंने इस्तिफ़सार भी किया कि कैसा हो सकता है अगर ये इसको अगर तकसीम ना किया जाए जो नशिस्तें हैं, तो इसके साथ क्या लाहेअमल होगा, वो क्या करेंगे, पार्लियामान को खाली छोड़ेंगे? तो इस हवाले से भी जो बैरिस्टर अली जफर थे वो अदालत को मुतमईन ना कर सके। उनका कहना है कि क्योंकि ये हमारा हक बनता है, हमारे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने काफ़ी तादाद में असम्बली में मौजूद हैं, तो ये मखसूस नशिस्तें हैं, ये उन्हीं का हक बनता है और ये नशिस्तें उन्हें दी जाएं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, तो तवील आइनी बहस के बाद तमाम हवाले दिए गए। इसके बाद ये नतीजा सामने आया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया है। ठीक है शहजादा फ़ाद, आपसे इस मुतालिक बात करते रहेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर पार्टियों में तकसीम की गई हैं। आइनी और क़ानूनी तौर पर ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, चूँकि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में वज़म हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला ये आया है कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो अब मुस्तरद की जाती है। 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस जो है वो अब खारिज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाता है। बेंच की जानिब से ये मुश्तरका तौर पर फैसला आया है। 5 रुकनी बेंच है जिसकी जानिब से ये आज फैसला दिया गया है।
मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने से मुताल्लिक ये कहा था कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को नहीं दे सकते, चूँकि उन्होंने एक मजमूई तौर पर जो फहरिस्त जो उन्होंने कहा वो नहीं दी गई, इलेक्शन कमीशन को वो जमा नहीं करवाई गई। इसी का एतराज़ उठाते हुए इसी को जो है वो कहा गया कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों को दी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई और उन्होंने ये एतराज़ उठाया और उन्होंने इस्तदा की पेशावर हाई कोर्ट से जो मखसूस नशस्तें हैं जो दीगर पार्टियों को दी गई हैं उन पर हलफ लेने से रोका जाए, और जब तक कि ये फैसला ना आ जाए उस वक्त तक वो तमाम अरकान जो कि खुसूसी नशस्तों मखसूस नशस्तों पर हलफ लेने वाले हैं उनको हलफ लेने से रोका जाए। इसी पर पेशावर हाई कोर्ट ने अब ये फैसला दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त पर जो फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दरख्वास्त अब मुस्तरद होती है। ये फैसला 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस का जो फैसला है वो खारिज करते हुए ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें अब खारिज की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें खारिज करते हैं। ये फैसला 5 रुकनी बेंच की जानिब से दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, उनकी लीगल टीम की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मखसूस नशस्तें हैं उनसे मुताल्लिक ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अब ये दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त पर यह फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस खारिज करते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तों को भी खारिज करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को 5 रुकनी बेंच ने खारिज कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एतराज़ उठाते हुए कहा था कि जो फहरिस्त है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक मजमूई तौर पर फहरिस्त है वो जमा नहीं करवाई गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला दिया था कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो दीगर सियासी जमातों के अरकान को दे दी जाएँ, उनमें तकसीम कर दी जाएँ। और इसी पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई कि उस वक्त तक हलफ ना लिया जाए, रोका जाए जब तक कि ये फ़ैसला ना आ जाए। और आज ये फ़ैसला आ गया और दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। मंसूर अली खान जो कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे। मंसूर साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो इन्हीं नशस्तों पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, अपनी जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें भी ये मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक बात कर रहे थे, अब तो वो रिजेक्ट हो गई हैं पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। अब क्या ऑप्शन रहे उनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में अब सवाए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के अलावा और तो कोई ऑप्शन इनके पास बचता नहीं है। और पेशावर हाई कोर्ट में भी जाने का मकसद यही था कि शायद यहाँ से रिलीफ मिल जाए। अगर आपको याद हो कि जब बल्ले के निशान के मामले के ऊपर भी जो पिटीशन फाइल की गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में दोनों में फाइल की गई थी। ये मामला भी जो है इसी तरह 2 हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये उम्मीद थी कि पेशावर हाई कोर्ट से जो है फिर भी शायद उनकी फेवर में ये फैसला आ जाए। लेकिन ज्यादातर तज्जियाकार यही समझ रहे थे कि जिस किस्म की एक प्रोजेक्शन बनाई गई थी और जिस किस्म की एक मूव की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक ऐसी जमात से इत्तेहाद कर लिया जाए या उसके नाम के ऊपर अपने तमाम मेंबरान को जो है शिफ्ट कर दिया जाए, जिसने एक्चुअली 8 फरवरी के इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लिया, ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने खवातीन की कोई लिस्टें जमा करवाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से ही जो है ये केस काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद पेशावर हाई कोर्ट उनके हक में कोई फैसला दे देगा और अल्टीमेटली शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में आज के इस फैसले के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जरूर ले जाना चाहेगा। लेकिन अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम के लिहाज से बहुत बड़ा धचका है मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले तो उनकी कोशिश थी कि सदारती इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब जिसमें इलेक्ट हुए, शायद उससे पहले नंबर गेम उनके हक में कुछ हद तक बेहतर हो जाए। लेकिन जो ज्यादा बड़ा धचका लगता है वो सेनेट के इलेक्शन जिसकी ऑलरेडी डेट अनाउंस की जा चुकी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उसके अंदर इसका बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि नंबर गेम जो है बिल्कुल उनके ऑपोजिट चली गई है।
اچھا منصور، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے کیس لڑنا چاہیے تھا سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی جانب سے اس طرح سے یہ لڑا نہیں گیا؟ ہم شہزادہ فاض سے بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی سینئر وکیل پیش نہیں ہوئے، آج بھی پیش نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر بلے کے نشان سے متعلق جو کیس لڑا گیا بیرسٹر گوہر یا علی ظفر کی جانب سے، اس میں بھی کافی غفلت اور رسپانسبلٹی دیکھی گئی۔ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کیسز جو ہیں وہ اسٹرانگ طریقے سے نہیں لڑے گئے وکلا کی جانب سے؟ اب دیکھیں، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ علی ظفر صاحب جس طرح کل جو ہے وہ ہیئرنگ کے اوپر ویسے ہی بڑا لیٹ آئے تھے اور اس کے اوپر بھی بینچ کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ بھائی 5 رکنی بینچ یہاں پہ بیٹھا ہے، آپ اس کو سیریسلی تو لیں۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی اگر جماعت نے ہی اتنی غلطیاں کی ہیں، آپ نے، اب ظاہری بات ہے کہ علی ظفر صاحب کا کوئی اپنا فیصلہ تو نہیں ہوگا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لیا جائے اور ان کے نام کے اوپر اپنے تمام ممبرس کو شفٹ کر دیا جائے۔ اس کے فیصلے الٹیمیٹلی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اصل قائد ہیں عمران خان صاحب، یہ فیصلے تو وہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو اگر سنی اتحاد کونسل کو چوز کیا گیا تو کسی نہ کسی نے تو اس وقت تجویز دی ہوگی قانونی طور پہ کہ آپ اس جماعت سے کم از کم اتنا تو کہیے کہ وہ الیکشن تو کنٹیسٹ کریں۔ ان کا تو ایک بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس سمبل کے اوپر گھوڑے کا نشان ہے سنی اتحاد کونسل کا، تو گھوڑے کے نشان کے اوپر کم از کم ایک آدمی کنٹیسٹ تو کرے اور وہ پارلیمنٹ میں تو جائے تاکہ کل کو ہم اس جماعت کو صحیح طرح سے جوائن کر سکیں اور اس کے بعد خواتین کی لسٹیں بھی جمع کروائی جا سکیں۔ تو میرے خیال میں پولیٹیکل غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر، سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا اور اس کے بعد قانونی طور پہ آپ نے وکلا کے ہاتھ میں کچھ چھوڑا نہیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر پائیں، چاہے وہ بلے کے نشان کے حوالے سے بھی ہو۔ سپریم کورٹ میں جب اس وقت کہا گیا کہ جناب 50,000 روپے جو آپ نے لیے ہیں اس الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے، انٹرا پارٹی الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے، اس کی رسیدیں دکھائیں، اس کی رسیدیں نہیں تھیں۔ اب وکلا کہاں سے رسیدیں لے کر آئیں جب جنہوں نے الیکشن وہ کروائے تھے انہوں نے وہ 50,000 کی رسیدیں ہی اکٹھی نہیں کی؟ تو وکلا کو کیس لڑنے کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ دینا تو ہوتا ہے، کم از کم آپ اپنا ہوم ورک تو ٹھیک طرح کریں۔ ٹھیک ہے، ہوم ورک ٹھیک کریں، وکلا کو کچھ نہ کچھ کیس لڑنے کے لیے دینا ہوتا ہے۔ اور منصور علی خان صاحب نے ہم سے بات کی اس متعلق، آپ کا بہت شکریہ۔ میں جوائن کریں گے ماہر قانون ہیں حافظ احسان صاحب۔ حافظ صاحب، اس کیس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جس کو چیلنج کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو، جس کے اندر سنی اتحاد کونسلز کو جو سیٹس نہیں دی گئی تھی، ریزرو سیٹس، اور وہ دونوں جگہ تھیں جو آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی تھیں اور پروونشل اسمبلیز کے اندر بھی تھیں، جس میں منورٹیز بھی تھی، ویمن بھی تھی۔ اب اگر پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایپلیٹ جورسڈکشن کے اندر جا کے اس کیس کو سنے گا۔ لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ہمارا آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 106 آف دی کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 224 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے کہ جس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ صرف اس پارٹی کو سیٹس ملیں گی، ریزرو سیٹ، جو جنرل الیکشن کے اندر الیکشن لڑ کے آئے گی، یا وہ پارٹی جس نے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے اپنی ریزرو سیٹس کی جو پرائیورٹی لسٹ جمع کروائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پرائیورٹی لسٹ جو ہے وہ الیکشن شیڈول جو ہے سیکشن 57 58 کے مطابق ہو، اور اگلا جو پروسیس 92 93 94 الیکشن رولز ہے اس کے مطابق آئے۔ اب اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل جو تھی، نہ اس نے ایز اے جنرل الیکشن کے اندر ایز اے پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑا، بلکہ ان کے پریزیڈنٹ نے بھی الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑا، پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ انڈوز کیا کہ ہم نے 2024 کے اندر ایز اے پارٹی الیکشن نہیں لڑا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کنسیڈ کیا کہ جو سیکشن 206 کے مطابق ریزرو سیٹس کے ہم نے نامینیشن کرنی تھی وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم نے ایز اے جنرل الیکشن کے طور پہ لڑا نہیں ہے۔ تو اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں صرف اسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جس نے الیکشن لڑا ہو الیکشن سمبل کے اوپر اور اس کی پارلیمنٹری پریزنس ہو۔ حافظ صاحب، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کنور دلشاد جو کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ کنور صاحب، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خواتین